हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो कि प्रीवियस ईयर में पहले आ चुका है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। क्या कह रहा है भाई? ड्राई अमोनिया गैस है, हैज़ नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, बट अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर टर्न्स लिटमस पेपर कलर वाई। क्या कह रहा है? जब गैसियस फॉर्म में होता है, ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई होता है, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, बट वही सोल्यूशन में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जब हम अमोनिया को सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है? OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, और ये OH नेगेटिव आयन जा करके लिटमस पेपर से लगेगा, और अगर लिटमस पेपर का कलर रेड होगा, ठीक है, रेड कलर होगा, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। क्यों करेगा? सभी को पता है भाई, क्या कि जो OH नेगेटिव आयन होते हैं एसिड रिलीज करते हैं, बेस रिलीज करते हैं, सभी को पता है भाई, बेस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो भाई इट मींस ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। तो काफी आसान सा सवाल है, सोल्यूशन पढ़ सकते हो। अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर प्रोड्यूस OH, ठीक है। OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, विच मेक द सोल्यूशन बेसिक एंड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? राइट एनी टू प्रिकॉशंस टू स्टडी द रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के बीच में जब हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? तो भाई उसके लिए आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। क्या? जब भी हम Zn को रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है? ये Zn जाता है, हाइड्रोजन को उड़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और बचता क्या है यहाँ पे? ये Zn जा करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बना देता है, जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो इसमें प्रिकॉशंस क्यों रखना, पहले क्यों रखना वो बता रहा हूँ। क्या भाई? ये जो HCl है, एसिड, ठीक है। अब एसिड को तुम अगर केयरफुली हैंडल नहीं करोगे, हाथ पे गिर गया तो भाई क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, हाथ जल सकते तुम्हारे, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। इन्फ्लेमेबल होता है तभी तो क्या होता है? रॉकेट में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो भाई दो रीजन है, एक तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल हो सकता है, थोड़ा भी स्पार्क मिलेगा फिर हीट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? बर्न कर देगा, ठीक है। और एसिड तो भाई बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, तो इसलिए ये दोनों से बचने के लिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्या करेंगे? एसिड शुड बी हैंडल केयरफुली, बहुत ही केयरफुली हैंडल करो, ठीक है। और मतलब दूर से उसको पोर करो। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जो कि क्या होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील कहते हैं, ज्वलनशील होता है, ठीक है। सो इट शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, दो क्वेश्चन कर लिए हमने। तीसरा बढ़ते हैं बेटा। हाइड्रोजन गैस इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, एक्सप्लेन हाउ। ये जो हाइड्रोजन गैस होता है वो न्यूट्रल होता है, कैसे? तो ये मेटल नॉन मेटल से उठा के आया सवाल। कैसे पता चलेगा? तो देख भाई, पहली बात तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे एसिडिक होते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल आप कहीं पे दिखा सकता हूँ। हाइड्रोजन गैस पानी के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2O बनाता है, ठीक है। और ये तो न्यूट्रल होता है ना। अब क्योंकि हाइड्रोजन नीदर एसिडिक, ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, न्यूट्रल होता भाई, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या होता है भाई? इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है लिटमस पेपर पे, ठीक है। तो लिख देना, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, दैट्स वाई इसके कोई इफेक्ट नहीं होते हैं किस पे? चाहे ब्लू हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, ठीक है। तो आई होप आपको तीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही करते करते सारे कर लेंगे, बस धैर्य बना के बैठे। व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक मेटल? भाई जिंक मेटल का कलर क्या होता है? ठीक है, तो भाई कलर तो याद कर लेना, क्योंकि यार केमिस्ट्री से कलर वाले सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो जो जिंक मेटल उसका कलर क्या होता है? सिल्वर फिश ग्रे, ठीक है। सिल्वर फिश ग्रे, वो जो फिश आती है ना सिल्वर कलर की होती है, ठीक है, बिल्कुल उसी के कलर का होता है। आगे बात करते हैं। क्या? व्हाट हैपेंस टू इट्स कलर व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सेम रिएक्शन है भाई, कि जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो क्या होता है भाई? हाइड्रोजन उड़ जाता है, ZnCl2 बनता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक क्रिएट कर रहा है HCl के साथ, रिजल्ट हो रहा है सोल्यूशन बिकम्स द कलरलेस। सोल्यूशन तो कलरलेस बन जाता है, ठीक है, पूरा सोल्यूशन तो कलरलेस होता है, बट ये जो ZnCl2 है इसका कलर ब्लैक होता है। इसका कलर क्या होता है भाई साहब? ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक होता है इसका कलर। चलो भाई, अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसको देख लो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ सॉल्व। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, अच्छा, तो उनको ना आप नंबर बता दीजिए, उस पर बात कर लेंगे, अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है भाई, थोड़ा कॉल आ गया था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, तो आज ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? काश, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो सही बताया आकाश ने, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब भाई साहब ये सॉलिड है,
ठीक है। अब बोल क्या रहा है, इसको चाइना डिश में रखा हमने, ठीक है, चाइना से डिश लाया नहीं भाई, नाम है इसका चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश में रख रहे हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं। वाटर थोड़ा ध्यान से डालना, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगा, ठीक है, तो दूर से पोर करना वाटर को। तो इसमें हमने ऐड करा बेटा H2O, पानी ऐड करा, तो क्या बनता है, कौन बताना चाहेगा भाई, एनीबॉडी? बहुत सही भाई साहब, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इसका नाम, दो नाम होता है, एक तो मैंने बताया था कौन सा, लाइम वाटर कह दो भाई इसको प्यार से, ठीक है, या तो लाइम वाटर कहते हैं, या एक और नाम था इसका स्लेक्ड लाइम, याद है ना भाई, क्लास में करवाए थे, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनता है, ठीक है। और साथ में कोई कोई मतलब कोई गैस वगैरह रिलीज होता है इसमें, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, सिंपल मैं ई लिख दे रहा हूं, वहां पे समझ जाना हीट एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, इट मींस क्या है, एक्सोथर्मिक है। चल भाई बहुत अच्छी बात है, पूछ क्या रहा सवाल में, ठीक है, क्या कह रहा कि मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले बात तो कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन का नाम लिख सकते हो, एक तो क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन कहता है, एक्सोथर्मिक, और दूसरा देखो ना, दो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी को मत गिनो भाई वो, ठीक है, ऐसा बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो सिंगल बन रहा, दो मिलके एक बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा भाई, इसमें क्या कह रहा, द हिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कभी भी ये क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना पत्थर भी कहते हैं इसको, ठीक है, चूना पत्थर नहीं, वो होता है मतलब पाउडर सा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें पानी डालते हैं ना तो गैस रिलीज होता है, ठीक है, और हिजिंग साउंड बबल्स टाइप के बनते हैं, ठीक है। वो क्यों बनता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक लार्ज मात्रा में हीट रिलीज होता है, उसका कंटेनर छू के देखोगे, केयरफुली छूना तो गर्म हो जाता है काफी, ठीक है। अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है, गर्म कर देगा कंटेनर को। अच्छा क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो भी चीज बोलेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, राइट टू प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल स्टडिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, व्हेन द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। क्या कह रहा है भाई, बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं, क्रिस्टल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इसमें इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या, FeSO4 फॉर्मूला होता है भाई, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, ठीक है। मान लो कि हमने कुछ सोल्यूशन वगैरह ऐड कर रखा होगा, ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, इसको हीट करा, हीट करने से क्या होगा, इसमें से गैस रिलीज होगा, कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 रिलीज होगा, और SO2 सफोकेटिंग गैस होता है, ठीक है, घुटन होती है, ठीक है। अच्छा ज्यादातर जो माइनिंग वगैरह होते हैं ना वहां पे भी ये गैस काफी रिलीज होता है, इसलिए घुटन होती है वहां के लेबर्स को, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सवाल में क्या कह रहा था कि राइट द टू प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल स्टडिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द फेरस सल्फेट, ठीक है, आर हीटेड। अब देख प्रिकॉशंस क्या है, क्योंकि सफोकेटिंग गैस है तो भाई मुंह से दूर रखो ना, या फिर आप मास्क पहन लो, ठीक है, या फिर जो फिल्टर वाले मास्क है तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कीप योर नोज अवे फ्रॉम द गैस, क्योंकि भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस काफी सफोकेटिंग होता है। अच्छा यूज ट्यूब होल्डर टू हीट द टेस्ट ट्यूब, ऐसा नहीं है इसको पकड़ के बस हीट कर ऊपर से देख रहे बढ़िया हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। एक ट्यूब होल्डर होता है उसको, ठीक है, ऐसे होल्ड करके और दूर से पकड़ के हीट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये दो प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, ये कुछ सॉल्ट दे रखा बेटा, इसका क्या करा कौन कौन सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, और क्या है, फेरस सल्फेट है, ठीक है, और क्या क्या है भाई, सोडियम सल्फेट और बैरियम, सारे सल्फेट सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट वाले सॉल्ट दे रखे। अच्छा तो क्या कह रहा, राइट द कलर ऑफ ईच सॉल्यूशन, जो बन रहा है उसके सारे का कलर। मैं फिर बता रहा हूँ केमिस्ट्री से कलर वाले रिएक्शंस आते हैं, याद कर लेना, ठीक है, कम से कम 7-8 कंपाउंड के तो कलर याद कर लेना। एक तो कॉपर सल्फेट का बहुत फेमस है, ब्लू विट्रॉल कहते हैं क्योंकि कलर ही ब्लू होता है उसका, ठीक है। तो भाई पहला आंसर ही है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक्वस में क्या होता है, ब्लू कलर का होता है क्योंकि ब्लू विट्रॉल बनाता है। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बता सकता है आप में से, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 5 6 7 8, 5 होते हैं, श्योर हो, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, लॉक कर दिया जाए भाई। तो 5s2 होते हैं, यानी कि ये 5 क्या है भैया, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है इसलिए इसको प्यार से क्या कहते हैं बेटा, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल, वाई, बिकॉज इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, ठीक है, चमका नहीं चमका। चलो आगे बात करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो भाई पेल ग्रीन, पेल मतलब क्या होता है, पेल से क्या समझते हो, एक तो होता है ग्रीन बढ़िया सा दिखता, पेल होता है मैला वाला,
ठीक है, लाइट ग्रीन कह सकते हो, ठीक है, मैला ग्रीन होगा, ठीक है। तो भाई एक तो फेरस सल्फेट का याद कर लो। सोडियम सल्फेट, देखो भाई सोडियम सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है, तो ये कलरलेस होता है। आप बात करते हैं बेरियम, ये तो किसी चैप्टर में करवाया था, फर्स्ट चैप्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखवाया था, ठीक है, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनता था, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। अब क्योंकि व्हाइट पीपीटी बन रहा था इसमें, वो बेरियम जो क्लोराइड था, ठीक है, वो व्हाइट पीपीटी वगैरह उसमें बन रहा था, इसलिए इसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। ये कहाँ से आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 से आया है, ठीक है। चलो यार, अगर किसी बच्चे का ना थियरी अच्छी है, ठीक है, जिसने थियरी अच्छे से पढ़ा पूरे साल, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके आ जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस से प्रैक्टिकल बना के दे रहे कहीं और से ना, आपके सिलेबस के आसपास ही घूम रहे होते हैं आपके प्रैक्टिकल। कुछ अलग से आते हैं तो वो मैं करवा दूंगा इसी वीडियो लेक्चर में, बस आप बने रहें। आगे बात करते हैं क्या कि क्या कह रहा, कि सपोज द एम मीटर और वोल्ट मीटर यू आर यूजिंग इन द ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डज नॉट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, मार्किंग, मतलब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बताया नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। तो हाउ विल यू यूज सच एमीमीटर और वोल्ट मीटर इन द सर्किट। पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया नहीं है, तो तुम उसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस वाले में कनेक्ट करें, माइनस वाले में कनेक्ट करें, ठीक है। तो इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो बंद कर दिया कि भाई लिखा हो तो हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि इसको बैटरी से कनेक्ट करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर है बेटा, ठीक है, इसको तुम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर ये कनेक्ट करने के बाद इसका डिफ्लेक्शन उल्टा आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारा कनेक्शन उल्टा है। तो काम करो, बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दो, ठीक है। तो इधर को माइनस कर दो, यानी कि इधर छोटा वाला और इधर बड़ा वाला लगा दो भाई, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एक तरीका है, जैसे कि मान के चलो तुमने एम मीटर को कनेक्ट करा बैटरी से, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है, और इसमें देखा डिफ्लेक्शन, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब ठीक है आपने सही कनेक्ट करा, ठीक है। तो भाई अगर पोलैरिटी सही है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, तो पोलैरिटी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है बैटरी का। अगर उल्टा है तो आप रिवर्स करो। तो इसी बात को लिखा है क्या, वी विल यूज अ टिपिकल बैटरी, कोई सा भी एक बैटरी उठा सकते हो आप लोग, ठीक है, टू डिटरमाइन दिस, कनेक्ट देम विद द वायर एंड द बैटरी इफ देयर रीडिंग्स आर पॉजिटिव। अगर रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है मतलब तुम्हारा कनेक्शन सही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, नेगेटिव को नेगेटिव। अगर तुम्हारा नहीं है तो क्या करो, बैटरी को उल्टा कर दो ना, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान सा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 4 प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम वेरीफाई कर रहे हो तो कौन कौन से 4 प्रिकॉशन ले सकते हो। भाई पहला प्रिकॉशन तो ये है कि तुम करंट वगैरह के साथ डील कर रहे हो तो सेफ्टी ग्लव्स पहन के, यानी कि इंसुलेटर रबड़ वाले ग्लव्स पहनो ताकि आपको शॉक ना लगे। पहला तो अपना सेफ्टी है, ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट देखेंगे। दूसरा बात करते हैं क्या, कि आप जो भी कनेक्शन है टाइटली हो, ठीक है, वायर सही से कनेक्टेड हो, ठीक है, सारे टाइट कनेक्शन हो, लूज ना हो, ठीक है। और क्या होता है भाई, पहला तो ये हो सकता है सारे कनेक्शन टाइट होना चाहिए, ठीक है, और राइट होना चाहिए। राइट कैसे भाई, न्यूट्रल वायर और पता चले तुमने अर्थ वायर न्यूट्रल सबको मिला दिया, ठीक है, या फिर न्यूट्रल वायर और तुमने क्या करा, लाइव वायर को जोड़ दिया एक साथ, तो भाई ओवरलोडिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगी, खत्म सारा मामला। तो पहली बात तो सर्किट टाइट होनी चाहिए और राइट होनी चाहिए। राइट मतलब सारे कनेक्शन सही हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से सारे, मतलब वायरिंग वगैरह सही करे हो। कुछ एरर्स होते हैं पहले से, मतलब मान के चलो एमीमीटर में रीडिंग ना कुछ पहले से कुछ बता रहा था, ठीक है, तो उस एरर को भी नोट कर लो ताकि वो एरर को बाद में माइनस या प्लस कर सको, ठीक है, क्योंकि वो एरर तो गलत आंसर बताएगा ना, ठीक है। जैसे तुम्हारा आना चाहिए क्या, 2 एम्पियर का करंट आना चाहिए, बट एरर कितने का था, मान के चलो 0.1 एम्पियर का एरर था, तो क्या करोगे, यानी कि पहले से ही एक्स्ट्रा था, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। वैसे एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ एक्यूरेट तो नहीं आता, बट हाँ थोड़ा पास ला सकते हो, उसको प्रिसीजन कहते हैं, प्रिसाइज ला सकते हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है साइंस में, बट हाँ प्रिसीजन पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो द जीरो एरर इन द एमीटर इन द वोल्ट मीटर शुड बी नोट डाउन एंड टेकन इनटू द कंसिडरेशन। जब उसको कैलकुलेट करोगे तो उसको कंसिडर में देखना, प्लस माइनस कर देना अकॉर्डिंग टू एरर, ठीक है, वाइल रीडिंग द मेजरमेंट। तीसरा, द बेयर एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर शुड बी रब्ड एंड क्लीन प्रॉपरली विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर से बेयर एंड क्या होता है, जैसे तार जहां से हम कनेक्ट करते हैं ना, छिला होता है, खुला होता है, नंगा तार होता है, ठीक है, उसको सही से साफ कर दो, वरना डस्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रस्टिंग वगैरह हो सकती है, तो हट जाएगा, तो क्या होता है, हीट लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली आपका सिस्टम काम करेगा। तो तीसरा हो सकता है। और द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, अदरवाइज हीटिंग ऑफ द रजिस्टर ऑकर्स। भाई करंट कम लेना है, ऐसे नहीं मेन सप्लाई में जाके तार जोड़ दे रहे हो भाई साहब, ठीक है, पता चले वायर में करंट 1 एम्पियर मैक्सिमम जा सकता था, या उस डिवाइस में तुमने 10 एम्पियर भेज दिए, तो बस वहीं पे लग गई आग। क्यों, क्योंकि जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ क्या कहता है भाई जूल्स लॉ कहता है कि जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। अगर करंट को तुमने गलती से डबल कर दिया, हीट 4 गुना, करंट को तुमने गलती से 4 गुना बढ़ाया तो हीट कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 16 टाइम्स होगा ना, तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो करंट को
ठीक है, करंट को क्या करना भाई साहब, करंट को लो रखना है, हाई नहीं रखना है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूएच। यार ये बहुत बार सवाल आ रखा है, ठीक है, ये तो मेरे टाइम पे भी आया था जब बचपन में पेपर दे रहा था, बचपन 10th में, बचपन नहीं होते, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूएच, ठीक है, ये जो क्यूएच है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। भाई ये जो KOH है इसका क्या इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के दौरान, इसका हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं सेटअप बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे कि एक हमने फ्लास्क लिया है, या बीकर भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, ये हमने लिया है फ्लास्क, ठीक है। चलो ये हमने फ्लास्क ले लिया। अच्छा, इसको कनेक्ट कर दिया एक टेस्ट ट्यूब से, ठीक है, इसको मतलब पाइप वगैरह लगा दिया, और यहाँ पे कनेक्टेड है एक टेस्ट ट्यूब से बढ़िया सा, ठीक है। इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक है, इसमें भरा हुआ है पानी। अच्छा, यहाँ पे हमने लेट सपोज सॉइल वगैरह रखा, मतलब मिट्टी है, मिट्टी में हमने प्लांट को जर्मिनेट करा है, ठीक है, कोई सोल्यूशन भी हो सकता है जिसमें शुगर और फाइटो हॉर्मोन्स हो, ठीक है। तो इसमें हमने सीड रखा बेटा, अब सीड हो रही है इसकी जर्मिनेशन, ठीक है। अब जब सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर रेस्पिरेशन तो करेगा। अब तुम बोले भैया फोटो, अबे भाई रेस्पिरेशन भी तो करता, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन करता है, दोनों करते हैं, ठीक है, वरना जिंदा ही नहीं रहेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हम टांग देते हैं क्या, पेपर बैग, या फिर उसमें क्या रखा होता है, KOH रखा होता है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो KOH क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, किसका, एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एब्जॉर्प्शन करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था वो एब्जॉर्ब कर रहा है KOH, KOH क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड भी है, गैस भी है, यानी ओवरऑल इस जगह का प्रेशर ज्यादा है, इस जगह का प्रेशर क्या बेटा, ज्यादा है, इस जगह का ओवरऑल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वैक्यूम टाइप क्रिएट हो जाता है। अब सारे गैस क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, तो अंदर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उससे क्या होगा, यहाँ का प्रेशर घटेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, तो पानी राइज करता है। वाटर क्या करता है बेटा, वाटर का लेवल क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब में राइज करता है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, ठीक है, कि ऐसे करते हैं क्या, पानी को अपने आप ऊपर मतलब जाने लगा, जादू, जादू नहीं है भाई, अपने आप कुछ चीज़ नहीं आता, उसके पीछे कोई ना कोई प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वाटर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में राइज करता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए टेंथ के लिए क्या, कि KOH का फंक्शन क्या होता है। तो KOH का फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जर्मिनेशन सीड्स गिव्स आउट CO2 देता है, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब बाय द KOH, ठीक है। जो हमारा पोटेशियम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, दस अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड, ठीक है। अब पार्शियल क्यों कह रहा है, पूरी तरह से वैक्यूम नहीं होता, ऑलरेडी उसमें और भी तो थोड़े बहुत गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट भी तो है। अच्छा, उसके वजह से क्या होता है, वाटर लेवल राइज होता है टेस्ट ट्यूब में, कैसे होता है आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द dependence of current on the potential difference across the two end of the resistor, a sudden keeps क्या है, a student keeps द सर्किट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब बहुत देर तक वो सर्किट को ऑन रखा, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर। अच्छा, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम टू मेजरमेंट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए क्या करा, सर्किट को बहुत देर तक ऑन रख दिया, अब करंट उस समय से फ्लो हो जा रही है, होगा क्या, स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स विल बी अफेक्टेड। अब देख भाई, वो क्या कर रहा है, करंट को नापना चाहता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापना चाहता है, तो क्या रेजिस्टेंस पे अफेक्ट होगा, बहुत देर तक अगर हमने सर्किट को क्लोज यानी कि ऑन रखा, तो क्या रेजिस्टेंस पे अफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका जवाब है हाँ। कैसे चेंज होगी, क्योंकि भाई जितना देर तक करंट फ्लो करवाओगे, ठीक है, तो इसके स्क्वायर के ही तो डिपेंड करता है हीट, तो जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा, जितना टाइम या जितना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा होगा हीट, और बेटा हीट होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मान के चलो रेजिस्टेंस इसके एक्सपेरिमेंट में 10 ओम आना चाहिए था, या 10 ओम होना चाहिए था आइडियली, ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ने से ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, तो हो सकता 12 हो गया। अब 12 ओम होने से क्या होगा, 12 होने से क्या होगा, करंट की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा, हीट होगा, हीट होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे,
रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हीट पे। अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, नहीं करा, फिर भी जवाब दे सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से सवाल है सीधा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं किस पे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रजिस्टर्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑपोजिट, लिस्ट द टू वेज हाउ द स्टूडेंट वुड चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। अरे भाई एकदम थियरी से सवाल है तो प्रैक्टिकल का मान ही नहीं सकता इसको मैं। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। थियरी से कैसे है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था पूरी साल क्लास में कि ऐसे दो चीज़ बताओ या दो वे बताओ जिससे हम करंट को चेंज कर सकते हैं। एक तो यार बैटरी चेंज कर दो ना, पहले 2 सेल वाली बैटरी लगी थी, 4 सेल वाली लगा दो। ठीक है, तो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी हो तो बैटरी चेंज करने से करंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, ठीक है, हर टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते बच्चों को रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो करंट को चेंज करता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई बिना बैटरी चेंज करे भी आप करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। और इस डिवाइस का नाम क्या होता है बताओ जल्दी, क्या होता है भाई, रियोस्टेट होता है। बहुत सही, ठीक है, तो रियोस्टेट होता है। तो पहला तरीका क्या है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाओगे हटाओगे इसके अकॉर्डिंग बैटरी की पोटेंशियल बढ़ेगी हटेगी। दूसरा, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कौन चेंज करता है, तो उसी डिवाइस का नाम होता है या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, नहीं तो इसको हम रियोस्टेट भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं बेटा, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स। अब यार ये एपिडर्मल सेल्स कहां से आ गया, रुको बताता हूं। जैसे हमारा स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, मतलब एनिमल्स में क्या होता है, स्किन होता है जो कि एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। वैसे ही प्लांट के लिए सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट जहाँ पे क्यूटिकल लेयर भी होते हैं, वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स। तो जो हमारा काम स्किन कर रहा है वो प्लांट का काम कौन करेगा, एपिडर्मल सेल, जो कि मिलकर एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। 9th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, क्या कह रहा, मेंशन इन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या रोल है, तो भाई पहला रोल तो ये है कि इसी के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा एम्बेडेड होते हैं। इसी के ऊपर स्टोमेटा क्या होते हैं, एम्बेडेड यानी कि धसे होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव टिश्यू है भाई। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफ्यूजन भी इसके अंदर से होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या, कहीं कहीं जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं मैच्योर होकर वही गार्ड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स कहाँ से बनता है भाई, गार्ड सेल्स यही एपिडर्मल सेल्स मैच्योर डिफरेंशिएट होकर क्या बना देते हैं बेटा, गार्ड सेल्स बना देते हैं। ठीक है, और वो गार्ड सेल्स के दो फंक्शन होता है, एक तो यार एक तो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्टोमेटा को ओपन क्लोज करना, एक और फंक्शन होता है, बता सकते हो कोई, वो तो हाँ बहुत बढ़िया, वाटर का मूवमेंट करवाता है। एक और होता फंक्शन, भाई देखो गार्ड है तो सिर्फ दरवाजा खोलने और बंद करने का काम थोड़ी करेगा, अगर गार्ड है तो उसका एक और काम होगा प्रोटेक्शन का, सुरक्षा भी तो देगा, जैसे हमारा स्किन प्रोटेक्शन करता है वैसे ही भी। तो काफी सारे फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक दिया है कि इसमें स्टोमेटा होता है, आप लिख सकते हैं भाई प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्टिव होता है, और कहीं कहीं ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना देते हैं, गार्ड सेल्स बनाते हैं, जो कि क्लोजिंग ओपनिंग करता है स्टोमेटा का। चलिए आई थिंक ऐसा सवाल एक और मिलेगा आपको इसमें, आ जाओ आगे देखते हैं। क्या कह रहा, स्टेट वेयर आर द स्टोमेटा आइडियली लोकेटेड। ठीक है, आर दे सेलुलर स्ट्रक्चर। अब बोल रहा स्टोमेटा क्या सेलुलर है, तो सेलुलर का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जो सेल से बना होता है उसे सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो सेल से बना है क्या स्टोमेटा, बिल्कुल बना है, क्योंकि गार्ड सेल्स है तो सेल से ही तो बना है, गार्ड सेल में तो सेलुलर है। तो हाँ इसका तो जवाब है कि यस, यस दे आर सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स होते हैं, डेफिनेशन में लिखवाया था मैंने, माइन्यूट पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, तो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं बेटा, सेलुलर होते हैं। अच्छा और क्या कह रहा, एक्सप्लेन व्हाई ओनली टर्जिड लीफ सेल इज सिलेक्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील। ये 9वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट करा हुआ आप लोगों ने, जैसे एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल सेल्स हो गया, प्लांट सेल्स हो गया, इसकी स्टडी करते हैं। वो एनिमल के लिए क्या करते हैं, अपने माउथ से वो पील करते हैं, सेल को निकालते हैं और स्टेनिंग केमिकल से स्टेन करके देखते हैं। अच्छा स्टेनिंग केमिकल्स पे भी सवाल आता है, जैसे कि एनिमल सेल्स या टिश्यू को किस केमिकल से स्टेन करते हैं, तो उसका नाम क्या, मिथाइल ऑरेंज नहीं मिथाइल ब्लू है। ठीक है, ऑरेंज तो इंडिकेटर है तुम्हारा। अच्छा और जो प्लांट सेल्स होता है उसको किससे करते हैं, सैफरानिन से, अभी लिखवा दूंगा इसको भी, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या टर्जिड लीफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सेल को क्या करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए टर्जिड लीफ का इस्तेमाल करते हैं। टर्जिड मतलब क्या है कि उस सेल के अंदर, जैसे मान के चलो प्लांट सेल है, ठीक है, मान के चलो भाई ये क्या है, प्लांट सेल है। भाई किसी बच्चे को अगर 9th के बायो की नॉलेज अच्छी खासी है तो ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, उसको वो भी थियरी की नॉलेज पे कर सकता है। ठीक है, तो अंदर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर अगर पानी ज़्यादा भरी होगी तो क्या लगाएगा, इसके वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को टर्जिड प्रेशर कहते हैं। मतलब किसी सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, अब प्रेशर आएगा तो फूलेगा, टर्जिड प्रेशर की वजह से क्या होती है, ये इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्जिड प्रेशर कहते हैं। उसकी वजह से सेल क्या होता है, श्रिंक होता है, स्वेल होता है, स्वेल होता है। ठीक है, तो अगर तुम स्टोमेटा ऑब्जर्व करना चाहते हो तो फूले हुए सेल जिसमें स्टोमेटा जिसमें गार्ड सेल्स ओपन है, स्टोमेटा
का जो पोर है ओपन है वो पसंद करोगे या बंद स्टोमेटा को? अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना तो खुले स्टोमेटा, भाई दरवाजा खुला तभी तो देखोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इसलिए हम व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिट, जब वो टर्जिट होते हैं ना तो फुले होते हैं, फुले होते हैं तो ओपन होता है स्टोमेटा, ओपन होता है तो स्टोमेटा रिमेन्स ओपन और स्टोमेटल अपर्चर इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसलिए हम क्या लेते हैं बेटा, टर्जिट लेते हैं। अच्छा, फ्लैसिड लेंगे तो फ्लैसिड मतलब सिकड़ा हुआ, श्रिंक्ड, वो लेंगे तो क्या होगा, श्रिंक होगा तो भाई श्रिंक होगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा, क्लोज होगा तो आप अपर्चर देख ही नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द सेल सराउंडिंग द स्टोमेटा। भाई इससे स्टोमेटा में तो बहुत सवाल आ रहा है। ठीक है, अच्छा कौन से सेल्स होते हैं, अभी मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, कौन से सेल्स होते हैं भाई, गार्ड सेल्स होते हैं, और वो गार्ड सेल्स किससे बने होते हैं, एपिडर्मल सेल से बने होते हैं। ठीक है, जब भी हम, अच्छा चलो एक बार आ जाओ डायग्राम ही बना के दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, गार्ड सेल्स कुछ ऐसे दिखता ना, राजमे जैसा, बस राजमा बना के आ जाना। ठीक है, चलो ये बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा जी, गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, और इसी के आसपास हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ऐसे याद आ रहा 9th की चीजें, या शायद 10th में भी हमने करा, शायद क्या करा ये लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो साइड साइड में सेल्स होते हैं सुंदर से लहर मारते हुए, यही क्या होते हैं बेटा, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। और बेटा कुछ कुछ एपिडर्मल सेल्स मैच्योर डिफरेंशिएट होके, यही डिफरेंशिएट होके बुढ़े होकर के, ठीक है, क्या बना देते हैं बेटा, क्या बना देते हैं, गार्ड सेल्स बना देते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन करना, दूसरा ओपन और क्लोज करना स्टोमेटा को। आगे बात करते हैं, पहला तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मुंह उठा के लिख देना इसको तो। सेल्स प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू, जो अंदर में इसके टिश्यू होगा, सेल होगा या फिर पार्ट होगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा किससे, एक्सेसिव किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो गया, कोल्ड हो गया। अच्छा, एक्सेसिव इवापोरेशन, ज्यादा इवापोरेशन होने नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा वाटर लॉस होगा तो क्या होता है, क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, गार्ड सेल्स क्या हो जाता है भाई, श्रिंक कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा क्या होता है भाई, हाँ मतलब लॉस ऑफ वाटर बचाएगा इवेपोरेशन कम करके। अच्छा, अटैक ऑफ पैथोजेंस वगैरह, इसको भी अटैक वगैरह नहीं करने देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, एक तो होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्शन का, ठीक है, जैसे हमारा स्किन करता है, एक होता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी मतलब क्या होता है भाई, दरवाजा खोलना बंद करना। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो स्पेशलाइज मतलब क्या है, डिफरेंशिएट है, मैच्योर्ड है, तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ही मैच्योर के गार्ड सेल्स बनाते हैं, और उनका काम क्या होता है, ओपन और क्लोज करने का। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा आप लोगों को सभी को, अगर ना आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये बहुत प्यारा सवाल है यार, एमसीक्यू में भी आ रखा था वैसे ही। ठीक है, देखना ट्राई करो भाई, आ रहा समझ में, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, स्टूडेंट डिटरमाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो डिटरमाइन कर रहा है क्या, फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस एक्स, ये एक्स कोई डिवाइस है नहीं पता, वही पता करना हमें। ठीक है, फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसकी रेज आ रही है और उसको फोकस कर रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो पोजीशन एज शोन इन द फिगर, अब बोल रहा है इनमें से जो एक्स है वो क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा, कन्वर्ज, अगर कन्वर्ज कर रहा है, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो लाइट का आना और टकरा के वापस जाना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, तो भाई ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा कन्वर्ज कर रहा है, तो ऐसा तो मिरर ही हो सकता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, मिरर है। ठीक है, और प्लस कन्वर्ज भी कर रहा है, तो कन्वर्जिंग मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव कहते हैं, यानी कि जो हमारा एक्स डिवाइस है वो एक कॉनकेव मिरर है, दैट्स व्हाई कन्वर्जिंग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से ये देख लो, 3, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा हो आपको। ठीक है, आगे बढ़ते, बस 2 स्लाइड और बची है, फिर काम खत्म, 2 या शायद एक ही बची है, आ जाओ देखते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा, in an experiment on finding the equivalent resistance of a resistor, यार यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है इसलिए देख नहीं रहा मेरे को सही से, तो हाँ, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है, और स्टूडेंट कनेक्टेड द टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। क्या कह रहा भाई, एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा, जिसको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो पहली बात तो उसने रजिस्टर को क्या करा, सीरीज में कनेक्ट करा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है कि वो बंदा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख के, क्या ऑप्शन दे रखा, ऑन द टर्मिनल ऑफ द ईच ऑफ द, पहली बात देखो ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं, पहले सीधे इसका सेटअप बनाते हैं। सीरीज में कनेक्ट करा रेजिस्टेंस को, हाँ भैया ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करा, तो भाई वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, एमीमीटर होता तो एक जगह लगा देता कहीं भी। ठीक है, अब क्योंकि वोल्ट मीटर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो पैरेलली में क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है। अच्छा, क्योंकि दोनों रजिस्टर के दोनों एंड पे कनेक्टेड है,
ईच रेजिस्टेंस के ईच एंड पे क्या है, दोनों एंड पे कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन में ऐसे ही होता। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखो मैच हो रहा है यहाँ पे, तो ऑन टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द टू रेजिस्टेंस एंड दिस टर्मिनल आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, क्या कह रहा, ऑन टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द टू रेजिस्टेंस, मतलब दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर कनेक्ट कर, दोनों इंटरकनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो बोथ द टर्मिनल ऑफ द ईच, हाँ दोनों के टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो आई थिंक बी इज द करेक्ट, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्या लग रहा है तुम्हें, सेकंड ही है ना, चलो सही है फिर, बढ़िया। आगे आगे बात करते हैं। अ स्टूडेंट टेक्स सम वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट्स ओवर अ फ्लेम फॉर अ डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ही कीप्स ऑन टेकिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, क्या कर रहा है, टेम्परेचर वो बढ़ाया जा रहा, सॉरी टेम्परेचर को रीड कर रहा बार बार, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर रहा, रीड कर रहा बार बार। हाउ वुड यू ऑब्जर्व द, कैसे ऑब्जर्व करोगे, क्या हाउ वुड यू ऑब्जर्व दैट द, क्या ऑब्जर्व करना है कि कीप्स ऑन इंक्रीजिंग रेगुलरली, मतलब देखो क्या हो रहा है, एक बीकर में पानी गर्म करा जा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, बार बार वो रीडिंग ले रहा है टेम्परेचर का, तो उसने क्या ऑब्जर्व करता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली, या फिर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इरेगुलरली, मतलब कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, या फर्स्ट इंक्रीज स्लोली देन, यहाँ पे देन होगा, करेक्शन कर लेना, देन THEN, ठीक है, देन डिक्रीजेस रैपिडली एंड इवेंचुअली बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है, फिर क्या कह रहा, फर्स्ट इंक्रीज ग्रेजुअली, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए, अब भाई ये क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसने 9th क्लास में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक तो नॉर्मल हीट होता है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हीट ना दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, इसको 11th के फिजिक्स में ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। हीट बेटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दूसरा होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अभी आपको इतना मानना है क्या, स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जो टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है। लेटेंट हीट वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। तो कब इस्तेमाल होता है, अच्छा लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ है, मतलब अगर जैसे कि 0 डिग्री पे आइस है, उसको हीट दोगे ना, तो ऐसे नहीं आइस का टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ गया, नहीं, आइस का टेम्परेचर 0 ही रहेगा, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। तो भैया जो हीट दे रहे कहाँ गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, इसलिए हिडन हीट कह रहे हैं। तो कहाँ गायब हो रहा है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, ताकि पार्टिकल दूर हो तो स्टेट चेंज हो। तो भैया जो हीट हम देते हैं ना जो गायब हो जाती है, वो एक्चुअली में स्टेट को कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन ऑफ स्टेट में हेल्प करती है, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में। तो भाई जो हीट देते हैं, जो भी हीट दे रहे हैं हम किसी को, वो स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब उससे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और कुछ देर बाद जाने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ पे हो जाता है, जब लेटेंट हीट वाली आ जाए, जब स्टेट में कन्वर्जन होता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, फर्स्ट तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और बाद में कांस्टेंट, तो भाई ये है कांस्टेंट। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट है बेटा, और नीचे क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का काम क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना। लेटेंट हीट का काम होता है बॉडी का टेम्परेचर, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो तो क्या करता है, ये स्टेट में कन्वर्जन करवाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, 11th क्लास में बहुत काम आएगा थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, और कोई क्वेश्चन है क्या, भाई साहब दी एंड हो गया। अब दी एंड अभी नहीं करेंगे यार, वो जो दो हमने स्टेनिंग के बारे में बात करा था उसको भी कर ले रहे, फिर दी एंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये स्टेनिंग क्या होता है जो समझ लो पहले स्टेनिंग, ठीक है। देखो स्टेनिंग क्या होता है, ऐसे मान के चलो ये मेरे पास बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, और कोई मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल है वो भी ब्लैक है, देख लोगे, नहीं देखोगे ना, नहीं देख पाओगे। तो हम क्या करते बेटा, वो जो ब्लैक कलर का सेल बनाए थे हमने, ठीक है, वो विजिबल हो अच्छे से माइक्रोस्कोप से, तो हम क्या करते हैं उसमें कलर कर देते हैं, ठीक है, उसमें ना कलर यानी कि स्टेन डाल दे। स्टेन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो पर्टिकुलर कलर शो करता है, ताकि हम उस सेल को, टिश्यू को, या कोई भी चीज़ है उसको हम ऑब्जर्व कर पाए। इसको बायोलॉजी में ना स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि बैकग्राउंड व्हाइट हो, सेल भी व्हाइट है, तो देख लोगे नहीं ना, उसको कॉन्ट्रास्टिंग बनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि ब्लैक कलर कर दो, रेड कलर कर दो, तो बैकग्राउंड से उसको अलग करना, कॉन्ट्रास्ट करना, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे होता है, दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें स्टेनिंग केमिकल्स कहते हैं, ठीक है, स्टेनिंग केमिकल्स कहते हैं। आपको 10th में सिर्फ दो चीज़ याद करना भाई, ये मतलब काफ़ी टाइम से इस पे सवाल आता है, और मतलब बहुत बार रिपीट हो रखा CBSE में, ठीक है। जब होम बोर्ड चलता था ना, तो उस पर तो काफ़ी, उसमें काफ़ी सवाल आते थे स्टेनिंग केमिकल्स पे, ठीक है। तो स्टेनिंग केमिकल्स बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा, एक तो सैफरानिन होता है, ठीक है, सैफरानिन होता है, और दूसरा होता है मिथाइल ब्लू, ठीक है, मिथाइल मिथाइल ब्लू, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज मत लिखना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, वो मिथाइल ऑरेंज है, यहाँ पे मिथाइल ब्लू है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, इंडिकेटर होता है ना, ठीक है, वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। मिथाइल ब्लू बेटा क्या है, ये हमारे पास एक स्टेनिंग केमिकल है। स्टेनिंग मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट करना, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए। तो सैफरानिन जो होता है ना, इसकी एक खास बात है। सैफरानिन क्या होता है बेटा, एक ऐसा केमिकल होता है जो जा करके सेल वॉल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल वॉल ना लिग्निंग देखो, सेलुलोज तो होता ही है, साथ में लिग्निंग भी होता है, ठीक है। अच्छा लिग्निंग कौन से में होता है, लिग्निंग ना सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। तुम ऐसे याद कर लो 10th के लिए, क्या सेकेंडरी सेल वॉल पुराने वाले सेल वॉल है,
प्राइमरी जो नया नया सेल वॉल बना है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो बना होता है लिग्निन से बना होता है, ये सैफ्रानिन इसमें जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो कलर को रिटेन करता है, छोड़ता नहीं है कलर, तो आप इजीली उस सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब क्या सेल वॉल एनिमल में पाया जाता है? नहीं, प्लांट में पाया जाता है। तो इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा जी? प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि भाई इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो कलर डालेंगे, कलर लेगा, छोड़ भी देगा, तो फायदा क्या हुआ? जो हमने डाला वो हट गया, तो कलर तो देख ही नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे। तो क्या करें यहाँ पे? एनिमल के अंदर हम क्या लेते हैं बेटा? एनिमल के अंदर कुछ और लेते हैं, एनिमल के अंदर हम मिथाइल ब्लू लेते हैं, ठीक है। एनिमल के अंदर मिथाइल ब्लू लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें अच्छे से एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब हो जाता है और रिटेन रहता है। इसमें मिथाइल ब्लू को रिटेन रखता है, मतलब काफ़ी देर तक रखता है, जिससे आप उसको एनिमल सेल को इजीली देख सकते हैं। तो पेपर में बेसिक सा सवाल आएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा लेकिन ये सब क्या होता है सेकंड, कुछ नहीं, बस आपसे पूछेगा क्या? एनिमल सेल या टिश्यू, एनिमल सेल या टिश्यू को ऑब्जर्व करने के लिए कौन से स्टेनिंग का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन दे, दो चार दे देगा, मिथाइल ब्लू पे टिक मारना, आगे चलना, ठीक है। आगे बात करते हैं, सैफ्रानिन का किस में इस्तेमाल होता है? भाई प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लांट्स में। अब कुछ महान बच्चे सोचेंगे भैया बैक्टीरिया में भी तो सेलवल होता है, फंगी में भी तो सेलवल होता है। भाई सुनो, फंगी में सेलवल होता है बट वो काइटिन से बना होता है, लिग्निन नहीं होता उसमें, तो फंगी के लिए इस्तेमाल मत करना। और तुमने तो पढ़ा भी नहीं ना 10th में फंगी के बारे में, तो आप सिर्फ प्लांट तक सीमित रहें, ठीक है। चलिए, बाकी अभी टाइम भी नहीं है ज़्यादा ज्ञान लेने का, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा प्रैक्टिस के बारे में सारा बता दिया हूँ यार। एक वो भी कर लेना कि ना, वो वोल्ट मीटर और एमीमीटर का वो दे रखा होगा, पिक्चर दे रखा होगा, उसमें रीडिंग होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन निकालना होता है, ठीक है, तो वो कर लेना। और उस रीडिंग क्या हो रहा है, मतलब कितना वोल्ट है, कितना एम्पियर है, तो एक बार एक दो सवाल प्रीवियस ईयर में 2023 में है, वो भी कर लेना, ठीक है। तो उससे मतलब आपका स्ट्रांग हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन। डरना नहीं यार, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए उतना घबराना नहीं, पता ले प्रैक्टिकल बुक पढ़ रहे हो, नहीं नहीं, आपको अपना थियरी स्ट्रांग करो, ठीक है। एक दो बार इस क्वेश्चन पे नजर मार लो, दैट्स इट, आप सारे करके आओगे, ठीक है। और थियरी से रिलेटेड उतना तो दिमाग आपके पास आ ही गया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं, और बहुत सारे तो कुछ कॉमन सेंस पे होता है, ठीक है। सो इतना ही था प्रैक्टिकल में, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल देन बाय।